बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम लोग कम्प्लेक्स एनालिसिस में एलिप्टिक फ़ंक्शन को डिस्कस कर रहे थे। आज हमने उसके डिस्कस करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिप्टिक फ़ंक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है। प्रॉपर्टी नंबर 1 की स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको ज़हन में होगा कि एलिप्टिक फ़ंक्शन क्या होता है। कोई भी ऐसा फ़ंक्शन जो डबली पीरियोडिक फ़ंक्शन होता है, जिसके दो पीरियड्स होते हैं W1 और W2, और दूसरा वो एक मैरोमॉर्फिक फ़ंक्शन होता है। आप उस ऐसे फ़ंक्शन को क्या बोलते हैं? एलिप्टिक फ़ंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वन बाय वन उन्हें डिस्कस करते हैं। एलिप्टिक फ़ंक्शन की प्रॉपर्टी नंबर 1 है, उसकी स्टेटमेंट है द सम ऑफ रेसिड्यूज at the poles of an elliptic function inside a cell is 0। देखें, आपको स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि आपने क्या लेना है। आपने सेल के अंदर, अब सेल क्या चीज़ है? सेल आपके पास एक पीरियोडिक पैरेललोग्राम है जिसकी बाउंड्री पे कोई पोल एग्जिस्ट नहीं करता फंक्शन का। ठीक है, तो हमने एक सेल लेना है। ठीक है, और सेल के अंदर आपके पास पोल्स मौजूद होंगे एलिप्टिक फंक्शन के। उन पोल्स का रेजिड्यूज आपने कैलकुलेट करने हैं और उनका जो सम है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, द सम ऑफ रेजिड्यूज एट द पोल्स ऑफ एन एलिप्टिक फंक्शन इनसाइड ए सेल इज 0 हमेशा। फिर नेक्स्ट जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होगी हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे कि सेल के अंदर जितने भी एलिप्टिक फंक्शन के लिए पोल्स होंगे उनके रेजिड्यूज का जो सम है वो किसकी इक्वल है? 0 की इक्वल है। तो चले हम इसे प्रूव करते हैं। उससे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें एक सेल लेना पड़ेगा। अब सेल हमारे पास पीरियोडिक पैरेललोग्राम होता है। पीरियोडिक पैरेललोग्राम कौन सी पैरेललोग्राम होती है? जिसके वर्टिसेस हम क्या लेते हैं? T प्लस W1, T प्लस W1 प्लस W2, T प्लस W2। अब यहाँ पे जो W1 और W2 होते हैं ये हमारे फंक्शन के क्या होते हैं? पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम अपनी एक सेल कंसिडर करते हैं, फिर हम उसके अंदर पोल्स लेते हुए एक थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब हमें ना वो रेजिड्यूज का सम लेना या वो सारा काम नहीं करना पड़ेगा, बस हम थ्योरम अप्लाई करेंगे और अपने रिजल्ट की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम अपनी एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं, पीरियोडिक पैरेललोग्राम। लेट्स सपोज कि ये मैंने सेल कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब ये पीरियोडिक पैरेललोग्राम है तो इसके वर्टिसेस क्या होंगे? T प्लस W1, T प्लस W1 प्लस W2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? T प्लस W2। अब ये सेल भी है तो इस पीरियोडिक पैरेललोग्राम की जो बाउंड्री होगी उस पर कोई भी पोल मौजूद नहीं होगा। चलिए हम अपनी वर्डिंग देते हैं। लेट f ऑफ z बी एन इलिप्टिक फंक्शन f ऑफ z क्या है? एक इलिप्टिक फंक्शन है विद पीरियड्स। इलिप्टिक फंक्शन है तो उसके दो पीरियड्स होंगे विद पीरियड्स W1 एंड W2। हमने उसके पीरियड क्या सपोज कर लिए? W1 और W2। अगर W1 और W2 फंक्शन f ऑफ z के पीरियड हैं तो इसका क्या मतलब है? f ऑफ z प्लस W1 वो भी इक्वल होगा f ऑफ z के, और f ऑफ z प्लस W2 वो भी किसकी इक्वल होगा? f ऑफ z के। देन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे देन f ऑफ z प्लस W1 दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ z। f ऑफ z प्लस W2 वो भी किसकी इक्वल होगा? f ऑफ z की इक्वल होगा। चलिए, इफ वी कंसिडर अ पीरियोडिक पैरेललोग्राम, अगर हम एक पीरियोडिक पैरेललोग्राम C कंसिडर करते हैं, देन बाय
कॉशी रेजिड्यू थ्योरम, तो कॉशी रेजिड्यू थ्योरम हमें क्या कहता है, इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ जी अलॉन्ग द कंटूर सी, ये किसकी इक्वल होता है, 2 पाई आयोटा समेशन आर आई। ये चीज़ आप लोगों ने पहले डिस्कस की हुई है, हमने कॉशी रेजिड्यू थ्योरम को डिटेल में प्रूव किया था, जिसमें हमने कहा था कि हम कोई भी क्लोज कंटूर लेते हैं और क्लोज कंटूर के अंदर हमें डिफरेंट पोल्स मिल रहे हैं, उन पोल्स के रेजिड्यूज़ का जो सम है उसको हमने समेशन आर आई से रिप्रेजेंट किया था। तो उस थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जी अलॉन्ग द कंटूर सी वो किसकी इक्वल था, 2 पाई आयोटा समेशन आर आई। चलें यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, वेयर समेशन आर आई इज द सम ऑफ रेजिड्यूज। नाउ अब हमारा जो केस है उसमें इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जी डी जी ये किसकी इक्वल है। अब जो हमारा कंटूर है वो कैसे बन रहा है, टी से टी प्लस डब्ल्यू वन, फिर टी प्लस डब्ल्यू वन से टी प्लस डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, फिर टी प्लस डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू से टी प्लस डब्ल्यू टू। और फिर अगर आप देखें तो देखें कंटूर टी से शुरू हो रहा है ना, फिर टी से टी प्लस डब्ल्यू वन, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, तो टी प्लस डब्ल्यू टू से टी। तो हमारा जो इंटेग्रल एफ ऑफ जी होगा अलॉन्ग द कंटूर सी वो किसकी इक्वल होगा, टी से टी प्लस डब्ल्यू वन एफ ऑफ जी डी जी प्लस इंटीग्रेशन टी प्लस डब्ल्यू वन से टी प्लस डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू एफ ऑफ जी डी जी प्लस इंटीग्रेशन टी प्लस डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू से टी प्लस डब्ल्यू टू एफ ऑफ जी डी जी प्लस लास्ट पे क्या आ जाएगा, टी प्लस डब्ल्यू टू से टी एफ ऑफ जी डी। ये आपके पास, इसको आप आई का नाम दे दें जो मेन आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इनको आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 2। अब हम आई वन आई टू को सॉल्व करते हैं, फिर आई थ्री को भी सॉल्व करके देखेंगे कि हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनती है। बेसिकली हमने क्या लाना है, हमने समेशन आर आई को प्रूव करना है कि वो किसकी इक्वल आता है, ज़ीरो की इक्वल आता है, ठीक है। तो उससे ज़ीरो प्रूव करने के लिए ये एक टेक्निक है, ठीक। तो आई टू अगर आप देखें तो आई टू किसकी इक्वल है, आई टू इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ये वाला, ये आपके पास आई टू है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम टी प्लस डब्ल्यू वन से टी प्लस डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू एफ ऑफ जी डी जी। यहाँ पे हम टेक्निक क्या यूज़ करते हैं, हम जी को पुट कर देते हैं u प्लस डब्ल्यू वन, ठीक है। पुट z इज़ इक्वल टू टी प्लस u प्लस डब्ल्यू वन। हमने क्या पुट किया, z को पुट किया किसकी इक्वल, u प्लस डब्ल्यू वन की इक्वल, ठीक है। z किसकी इक्वल है, u प्लस डब्ल्यू वन। तो अब देखें क्योंकि हमारे पास जो इंटेग्रल था वो z वेरिएबल में था, तो इंटीग्रेशन भी z वेरिएबल के लिहाज से थी। अब हम z से u में चले गए हैं, तो इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेटिंग जो लिमिट्स होंगी वो भी u के लिहाज से होंगी। तो हम लिमिट्स भी चेंज करते हैं जब हम सब्सटीट्यूशन करते हैं। तो व्हेन z अप्रोचेस टू, पहली लिमिट लोअर लिमिट क्या है, t प्लस डब्ल्यू वन। तो यहाँ पे आप पुट करें ना z की जगह t प्लस डब्ल्यू वन, t प्लस डब्ल्यू वन पुट करेंगे तो डब्ल्यू वन से कैंसिल, तो t इज़ इक्वल टू u आ जाएगा। तो इसका मतलब है u किसको अप्रोच कर जाएगा, t को। सेकेंड, व्हेन z अप्रोचेस टू t प्लस डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, जब z अप्रोच करेगा t प्लस डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू को, तो आप z की जगह t प्लस डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू लिखेंगे तो आपके पास डब्ल्यू वन से कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू वन और डब्ल्यू वन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे यहाँ पे क्या बच जाएगा, t प्लस डब्ल्यू टू। इसका मतलब है कि u किसको अप्रोच कर जाएगा, t प्लस डब्ल्यू टू को। तो देयरफॉर आई टू आपके पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल t से t प्लस डब्ल्यू टू, और f ऑफ z की जगह क्या आ जाएगा, u प्लस डब्ल्यू वन,
और डी जी की जगह एक और काम, यहाँ पे आपने डी जी निकालना था। डी जी क्या आ जाएगा, डी यू की इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पे डी यू। अब जो फंक्शन एफ है वो पीरियोडिक फंक्शन है और W1 उसका पीरियड है, तो जब आप एफ ऑफ यू, वेरिएबल यू हो या जी हो उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता, एफ ऑफ यू प्लस W1 वो किसकी इक्वल होगा, एफ ऑफ यू के ही इक्वल होगा, बिकॉज W1 इज़ द पीरियड ऑफ एफ ऑफ जी। साथ में आप मेंशन करेंगे बिकॉज W1 इज़ द पीरियड ऑफ एफ ऑफ जी, सो एफ ऑफ यू प्लस W1 दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटेग्रल t से t प्लस W2 एफ ऑफ यू डी यू। अब हम लिमिट्स को चेंज कर देते हैं। लिमिट्स को चेंज करेंगे तो हमारे पास माइनस का फ़र्क आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस टी प्लस W2 से टी एफ ऑफ यू डी यू। अब देखें u भी एक वेरिएबल है, अगर मैं u की जगह z पुट कर दूँ तो इससे फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, मतलब इक्वल जो पुट कर रही हूँ, u को अगर z पुट कर दूँ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं यहाँ u की जगह z लिखने जा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन t प्लस W2 से t एफ ऑफ z डी जी। और यहाँ पे देखें t प्लस W2 से t एफ ऑफ z डी जी किसकी इक्वल है, I4 की इक्वल है, तो I2 किसकी इक्वल आ गया, माइनस I4 के। इसको बोल दें इक्वेशन नंबर कितनी यूज़ कर चुके हैं, 3। ये इक्वेशन 3 बन जाएगी आपके पास। चलिए अब I3 को सॉल्व करते हैं। नाउ I3 क्या है, इंटीग्रेशन t प्लस W1 प्लस W2 t प्लस W2 एफ ऑफ z डी जी। इसमें भी सब्सटीट्यूशन करते हैं हम, z को पुट कर देंगे u प्लस W2, पुट z इज़ इक्वल टू u प्लस W2, तो यहाँ से डी जी क्या आ जाएगा, डी यू की इक्वल आ जाएगा। इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी, तो व्हेन z अप्रोचेस टू t प्लस W1 प्लस W2 u अप्रोचेस टू। अब आप z की जगह t प्लस W1 प्लस W2 पुट करेंगे तो W2 से कैंसिल, तो u अप्रोच कर जाएगा t प्लस W1 को। व्हेन z अप्रोचेस टू t प्लस W2, तो यहाँ पे t प्लस W2 पुट करेंगे, W2 से कैंसिल, u अप्रोच कर जाएगा t को। तो देयरफॉर जो आपका I3 है वो क्या हो जाएगा, I3 इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट्स t प्लस W1 से t एफ ऑफ u प्लस W2 और डी जी की जगह डी यू आ जाएगा। अगर आप देखें तो W2 भी फंक्शन का पीरियड है, तो आप साथ में मेंशन करेंगे बिकॉज W2 इज़ द पीरियड ऑफ एफ ऑफ जी, सो एफ ऑफ u प्लस W2 दिस इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ u। तो t प्लस W1 से t जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ u डी यू, बिकॉज W2 इज़ पीरियड ऑफ एफ ऑफ z। तो अब आप लिमिट्स को चेंज कर दें, लिमिट्स को चेंज करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन t से t प्लस W1 एफ ऑफ u डी यू बन जाएगा। अब u एक वेरिएबल है, ठीक है, तो u की जगह अगर z लगा दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस t से t प्लस W1 एफ ऑफ z डी जी। और ये किस चीज़ की इक्वल है, t से t प्लस W1, ये I1 की इक्वल है। तो यहाँ से जो I3 है वो इक्वल आ गया माइनस I1 के। इसको बोल दें इक्वेशन 4, यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यूज़ करें, I क्या आ जाएगा आपके पास, I1, I2 की जगह माइनस I4, I3 की जगह माइनस I1
और लास्ट पे I4। आप देख सकते हैं I4 से कैंसिल, I1 से कैंसिल, और ये किसकी इक्वल था, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ z dz। तो इक्वल टू क्या आ गया, 0। पुट इन इक्वेशन 1, इसको 1 में पुट कर देते हैं। तो 1 में लेफ़्ट साइड पे इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ z dz अलॉन्ग द कंटूर c मौजूद था, तो वहाँ से क्या आ गया, 0 इज़ इक्वल टू 2 पाई आयोटा समेशन आर आई। यहाँ से क्या आ जाएगा, समेशन आर आई इज़ इक्वल टू 0, समेशन आर आई इक्वल टू 0। तो हमें यही प्रूव करना था ना कि जो सम ऑफ रेजिड्यूज़ होगा वो क्या होगा, इनसाइड द सेल जितने भी कंटूर हैं, जितने भी पोल्स हैं, उनके जो रेजिड्यूज़ हैं उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो लास्ट पे आप मेंशन कर देंगे एज रिक्वायर्ड। चल आज के लिए इतना ही। इसमें कोई कन्फ्यूजन हुई तो मुझसे पूछ लीजिएगा आप लोग, बाकी अपना ये काम सॉल्व कर मुझे सेंड कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।